सोचिए, किसी चुनाव में मिली हार सिर्फ एक नतीजा नहीं होती, नहीं, असल में वो भविष्य की राजनीति को समझने की एक चाबी होती है। ये सिर्फ हार जीत का हिसाब किताब नहीं, बल्कि आने वाले कल की रणनीति का, आप कह सकते हैं, पहला पन्ना है। और आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हमारे पास भारत के एक जिले की एक, कह सकते हैं, गोपनीय रिपोर्ट है, और इसका विश्लेषण हमें दिखाएगा कि कैसे एक छोटे से स्थानीय चुनाव की कहानी में पूरे देश की राजनीति का भविष्य छिपा हो सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस मैदान में जहां ये पूरी कहानी घटी। हम बात कर रहे हैं बिहार के कटिहार विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहां के सामाजिक ताने बाने को समझना पड़ता है। कटिहार में जो सबसे बड़ी और साफ लकीर है वो है धार्मिक समीकरणों की। यहाँ करीब 71% आबादी हिंदू है और लगभग 28% मुस्लिम। अब जाहिर है ये आंकड़े चुनावी नतीजों पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। एक और दिलचस्प बात देखिए, ये इलाका लगभग पूरी तरह से ग्रामीण है। सोचिए, 91% से भी ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के मुद्दे, यहाँ की प्राथमिकताएं, सब कुछ जमीन से, गांव से जुड़ा हुआ है। और जब हम जमीन से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं तो कटिहार की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दर्द क्या है? वो है रोजगार। एक जमाने में यहाँ की शान रही RBHM जूट मिल, जब वो बंद हुई तो एक दो नहीं, पूरे 2800 लोग बेरोजगार हो गए। अब अंदाजा लगाइए कि हजारों परिवारों पर इसका क्या असर पड़ा होगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट है। तो ये तो हो गया मैदान का जायजा। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है कि आखिर 2025 के चुनाव में विपक्षी दल की हार हुई तो हुई क्यों? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो हार का अंतर देखिए। कोई छोटी मोटी हार नहीं थी ये, पूरे 22,154 वोटों का फासला। ये नंबर अपने आप में बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी थी, खाई कितनी गहरी थी। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है, और ये अक्सर भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। हुआ ये कि पार्टी के ही एक बागी उम्मीदवार मैदान में उतर गए, और उन्होंने कितने वोट काटे? 7,411। अब सोचिए, ये वो वोट थे जो अगर साथ रहते तो शायद नतीजा कुछ और होता। अपनी ही टीम के खिलाड़ी ने खेल बिगाड़ दिया। ये अंदरूनी कलह का एक क्लासिक केस है। अच्छा, एक और चीज हुई 2025 में। वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत अचानक से बहुत बढ़ गया, 75.74% तक पहुंच गया। अब आमतौर पर लगता है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब बदलाव होता है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी पड़ गई। सत्ताधारी दल ने इस बढ़े हुए वोटिंग को मोबिलाइज करने में बाजी मार ली और विपक्ष बस देखता रह गया। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये हार अचानक नहीं हुई, ये एक पैटर्न का हिस्सा थी। देखिए, सत्ताधारी उम्मीदवार का वोट शेयर 2015 में 43%, 2020 में बढ़कर 48% से ज्यादा हो गया, और 2025 में तो 50% का आंकड़ा भी पार कर गया। मतलब ये एक लगातार मजबूत हो रहा ट्रेंड था, कोई एक चुनाव का उलटफेर नहीं। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो हार की 3 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, एक खास वोट बैंक का सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से एकजुट हो जाना। दूसरी, विपक्ष के अपने ही गठबंधन में फूट पड़ना। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, विपक्ष के पास कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा नैरेटिव ही नहीं था जो जनता के दिल तक उतर सके। चलिए, तो हार का पोस्टमार्टम तो हो गया, अब बात करते हैं इलाज की। क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाती, बल्कि अगला चुनाव जीतने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड, एक लंबा चौड़ा प्लान भी सामने रखती है। और यहीं पर हमें पुरानी और नई राजनीति का फर्क साफ साफ दिखाई देता है। पुरानी सोच क्या थी? बस जाति का गणित लगाओ, चुनाव के वक्त दिल्ली या पटना से कोई बड़ा नेता भेज दो और बस इंतजार करो। लेकिन जो नई रणनीति है वो बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि लोगों की आर्थिक तकलीफों को मुद्दा बनाओ, उम्मीदवार ऐसा लाओ जो वहीं का हो, जमीन से जुड़ा हो, और चुनाव का इंतजार मत करो, बल्कि लगातार हर दिन जमीन पर संघर्ष करो। तो फिर वो जमीन से जुड़ा उम्मीदवार होगा कौन? रिपोर्ट में इसका भी जवाब है, और बहुत सटीक जवाब है। उम्मीदवार होना चाहिए अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC समाज से, जो वहीं का रहने वाला हो, जिसकी छवि पर कोई दाग ना हो, जिसकी पहचान मजदूरों के हक की लड़ाई से जुड़ी हो, और सबसे जरूरी, जो वहां की लोकल बोली सुरजापुरी फर्राटे से बोलता हो, क्योंकि ऐसा ही उम्मीदवार सत्ताधारी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है।
और इस उम्मीदवार को जिताने के लिए एक 4 फेज का घेराबंदी प्लान भी है। फेज 1 जमीन पर संगठन की नींव मजबूत करो। फेज 2 जनता के मुद्दों को लेकर एक दमदार कहानी, एक नैरेटिव तैयार करो। फेज 3 अपने कार्यकर्ताओं को घर घर गली गली में एक्टिवेट कर दो। और आखिरी फेज, चौथा फेज, चुनाव के दिन ये पक्का करो कि आपका एक एक वोटर वोट डालने जरूर पहुंचे। ये कोई चुनावी स्टंट नहीं, एक प्रॉपर, लंबी और अनुशासित योजना है। तो ये तो थी कटिहार की कहानी, लेकिन अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सवाल ये है कि कटिहार की ये जो इतनी बारीक रणनीति है, ये आज की तारीख में पूरे देश की राजनीति के बारे में हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि राजनीति के नियम अब बदल चुके हैं। आज के दौर में डेटा ही आपका नया चुनावी मैदान है। आपकी कहानी, आपका नैरेटिव ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। लोगों की छोटी बड़ी शिकायतें ही वो ताकत हैं जिससे आप सत्ता को हिला सकते हैं। और असली लड़ाई अब बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं, बल्कि गली मोहल्लों में, यानी हाइपर लोकल लेवल पर लड़ी जाती है। कटिहार का ये विश्लेषण इन्हीं नए नियमों को हमारे सामने रखता है। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं। इस दौर में जहां राजनीति इतनी सटीक, इतनी कैलकुलेटेड हो गई है, क्या हम सच में वोटर की आवाज को और बुलंद कर रहे हैं, या फिर उस आवाज को अपनी मर्जी के हिसाब से सिर्फ गढ़ रहे हैं? सोचिएगा जरूर।